देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक कुछ प्रमुख उपबंध है जिनका संबंध पूर्ण रूप से भारत के संघ और उसके क्षेत्र से है। यानी कि भारत जो राज्य है उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या रहेगी, कहाँ-कहाँ तक उसकी सीमाएँ होंगी और किस आधार पर उसमें राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा या फिर राज्यों को उससे अलग किया जाएगा, सीमांकन वगैरह सब कुछ इसमें है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों का समूह। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत के जो संघ है, जो यूनियन है, उसका नाम है भारत राज्यों का संघ। इस अनुच्छेद को 3 भागों में या कहें कि 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। सबसे पहला राज्यों का क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जिस पर राज्यों की अपनी सत्ता है, अपनी संप्रभुता है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो राज्य है, उसका शासन चलता है अपने अधिकार क्षेत्र पर। फिर है संघ का क्षेत्र, तो संघ वह क्षेत्र जो राज्यों के अधीन नहीं आता है, वह केंद्र के अंदर आता है। तो जैसे कि अ, दिल्ली है, चंडीगढ़ है और भी कई सारे संघ शासित जो प्रदेश हैं, उनको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। तीसरा नंबर में आता है आपका ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जो कि भारत की देख-रेख में हैं और अगर वहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई अ, असंतोष पाया जाता है राजनैतिक रूप से, तो उसको अधिग्रहित किया जा सकता है और इसके अंतर्गत आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपने अभी हाल ही में देखा कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर का जो भाग भारत के हिस्से में था, उसको पूर्ण रूप से अधिग्रहित कर लिया गया। उससे पहले भारत के हिस्से में था लेकिन उसका एक अपना अलग संविधान चलता था, ये जानकारी आप सभी लोगों को है। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों की स्थापना। अगर कोई भी नया राज्य बनाना है तो उसके लिए क्या-क्या प्रावधान होंगे, क्या-क्या उपबंध होंगे, ये सब कुछ अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। संसद अपनी विधायी शक्तियों के माध्यम से एक नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकता है, ठीक है? तो किसी भी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल किया जा सकता है, जो कि अभी आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर को किया गया, ठीक है? फिर है अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण आपने देखा ही है, जैसे उत्तराखंड का निर्माण हुआ है आपका, ठीक है? और तेलंगाना का हाल ही में हुआ है। तो इस प्रकार से किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग कर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, जैसे उत्तराखंड है, तेलंगाना है या और भी सही कई सारे हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है? और राज्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है या सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा विवाद चल रहा है, तो ये विधायी शक्ति है इस संघ के पास कि वो इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनिश्चित कर सकती है कि उत्तर प्रदेश कितना क्षेत्र में आता है या फिर ऐसा हो कि अगर माना उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हरिद्वार के पास का क्षेत्र हम यूपी को दे रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जो ऊधमसिंह नगर के पास का जो क्षेत्र है, जो यूपी के अंतर्गत आता है, वो हम उत्तराखंड को दे रहे हैं। तो ये सारे काम आपसी सहमति से नहीं कर सकते वो, इसमें संघ का हस्तक्षेप आवश्यक रहेगा। तो संघ ही इसमें क्या करेगा, फैसला लेगा। संघ मतलब यहाँ पर संसद से है। राज्यों के नाम में परिवर्तन अगर करना है, तो वो भी किसके अंदर आता है आपका, अनुच्छेद 3 के अंदर। जैसे कि उत्तराखंड का नाम बदल करके 2007 में उत्तरांचल रख दिया गया था। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाली शक्ति या उपबंध के आधार पर किया गया था, तो अनुच्छेद 3 इसका आंसर रहेगा। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 4 पर, नए राज्यों का प्रवेश, सीमाओं, क्षेत्रों और नाम में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जा सकता। ये पॉइंट आप लोग विशेषकर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। तो 368 के अंतर्गत आपने देखा है संशोधन संबंधी सारी शक्तियां होती हैं। कल ही आपको मैंने बताया भी था, अलग से पढ़ाया भी था इसको, ठीक है? तो जितने भी संशोधन होते हैं 368 के अंतर्गत उनमें ये संशोधन नहीं आता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम भाग 2 के अंदर गया था। तो भाग 1 में क्या-क्या है एक बार थोड़ा-सा रिकॉल कर लीजिएगा। भाग 1 में संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, उनके संबंध में बात की गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। दूसरे अनुच्छेद में ये बताया गया है कि किस रूप से हम नए राज्यों की स्थापना
कर सकते हैं। ठीक है, किसी नए राज्य को भारत में शामिल करने के क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि किसी राज्य को बांटकर 2 राज्यों में विभाजित करना या किसी राज्य में से एक नया राज्य बनाना किस आधार पर किया जाता है? और 4 में कि यदि सीमाओं में, क्षेत्रों में या नाम में परिवर्तन करना हो तो वो क्या होगा? ये बातें सब की गई हैं। भाग 2 में हम आते हैं। भाग 2 आपका नागरिकता के संबंध में है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं नागरिकता की तो प्रश्न ये आता है कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है? क्या वह व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक हो सकता है? क्या वह व्यक्ति जो कई समय से भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है? तो उसके लिए कितने समय से भारत में रहना आवश्यक है और क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ और शर्तें हैं? तो बहुत सारे प्रश्न हमारे ज़हन में आते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर अब आपको यहाँ पर इस अनुच्छेद के माध्यम से मिलेगा। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के जो अनुच्छेद हैं वो सब के सब नागरिकता के संबंध में अपने उपबंध रखते हैं। ठीक है? सबसे पहला तो ये कि वह व्यक्ति जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व या संविधान लागू 26 जनवरी 1950 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उससे पहले भारत का मूल निवासी हो, ठीक है, तो वो यहाँ का नागरिक माना जाएगा। मतलब कि अगर माना कोई अंग्रेज है, वो भी 26 जनवरी से पहले भारत में रह रहा था और यहाँ पर उसने मकान खरीद लिया है और यहीं रहने लगा है तो उसको भी हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं अगर वो चाहे तो। उसके लिए उसको अप्लाई करना होगा। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता-पिता में कोई एक भारत में जन्मा हो अथवा संविधान के लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से रह रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक कहा जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 1955 में एक कानून बनाया गया सिटीजनशिप का, जिसमें नागरिकता मिलने के लिए या फिर सिटीजनशिप देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई, जिनमें 5 प्रमुख शर्तें हैं। पहला है जन्म, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण, तीसरा है प्राकृतिक और चौथा है वो पांचवा है सॉरी चौथा है प्राकृतिक एंड पांचवा है आपका क्षेत्र समाविष्टि। मतलब पहला तो अगर व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। दूसरा वंशानुगत, उसके माता पिता अगर भारत से बिलोंग करते हैं और विदेश चले गए हैं, वहां रहने लगे हैं और उस बच्चे का जन्म विदेश में हो जाता है तो भी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा है अगर किसी ने कोई विदेशी व्यक्ति है उसने भारत की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है तो उसके आधार पर। और चौथा है आपका प्राकृतिक रूप से। पांचवा है आपका क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि होता है मतलब कि अगर माना कि कश्मीर में रहने वाले लोग अभी भारत के नागरिक नहीं माने जाते हैं, लेकिन अब कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया गया है और कश्मीर अब भारत के संघ क्षेत्र का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों को उसी दिन से जिस दिन कश्मीर को भारत में शामिल किया गया होगा भारत का नागरिक माना जाएगा। इसे कुछ ऐसे समझिए आप जैसे बांग्लादेश है। बांग्लादेश के लोगों को क्या भारत की नागरिकता मिली है? नहीं मिली है। लेकिन अगर बांग्लादेश को भारत अपने हिस्से में शामिल कर लेता है और बांग्लादेश अब भारत का एक राज्य के रूप में देखा जाएगा तो भारत बांग्लादेश के सभी सदस्य उसी दिन से जिस दिन बांग्लादेश को भारत में शामिल किया गया भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होता है क्षेत्र समाविष्टि। इसके बाद नागरिक संशोधन अधिनियम। देखिए नागरिकता अधिनियम जो था आपका वो तो 1955 में आया था, 1955 में आया था, लेकिन अब इसके बाद इसमें लगातार संशोधन हुए हैं। अब पहला संशोधन इसमें हुआ है आपका 1986 में। 1986 आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इस वर्ष नई शिक्षा नीति आई थी, क्योंकि आप सभी लोग स्क्रीनिंग के लिए पढ़ रहे हैं और स्क्रीनिंग में टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ज्यादा वेटेज है, 40 मार्क्स का वो आ रहा है और नई शिक्षा नीति आपके सिलेबस में है भी। तो याद रखना है कि 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। और देखो मजे की बात यह है कि ये सब आपको कोरिलेट करेगा आपस में। देखिए आप सभी ने बीएड किया हुआ तो आपको पता है कि 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी तो नागरिकता में संशोधन भी कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1992 में उसी शिक्षा नीति का एक रिव्यू हुआ था। जानकारी होगी आपको, एक्शन प्लान बोलते हैं इसको हम या प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 1992 में दोबारा से ये संशोधन हुआ। इसके बाद 2003 में और फिर उसके बाद 2005 में ये संशोधन क्रमशः हुए हैं। अभी फिर से ये संशोधन किया गया 2019 में। ठीक है, तो ये कुछ वर्ष हैं जब नागरिकता संशोधन अधिनियम ला करके नागरिकता में जो भी आवश्यक लगा वो आपके
क्या बोलते हैं, परिवर्तन किए गए या फिर बदलाव जो करने थे वो करे गए। ठीक है, इसके बाद नागरिकता की समाप्ति किस आधार पर होगी। देखिए, ये तो हमने जाना कि नागरिकता किस रूप में मिल सकती है। तो नागरिकता किस रूप में मिलती है, 5 आपको शर्तें बताई थी। पहला, अगर जन्म हुआ हो। दूसरा, अगर उसके माता पिता यहाँ से बिलोंग करते हो। तीसरा, अगर उसने पंजीकरण किया हो, मतलब कि आवेदन दिया हो। उसके बाद चौथा, कि प्राकृतिक रूप से हो। ठीक है, और इसके अलावा क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। ठीक है, अब नागरिकता की समाप्ति कब होगी, अगर जो भारत का नागरिक है तो किन कारणों से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला है आपका स्वैच्छिक त्याग। यदि आप भारत के नागरिक हैं, आप कहते हैं भाई हमें अब ब्रिटेन का नागरिक बनने जा रहा हूं और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं और के नागरिक नहीं बन सकते, तो आप भारत की नागरिकता को करेंगे, त्याग देंगे। ठीक है। दूसरा, बर्खास्तगी। अगर माना आपने कोई देशद्रोही कार्य किया है और आपको क्या बोलते हैं, आपकी नागरिकता को सरकार द्वारा छीना गया है, तो इस प्रकार से क्या होगा, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ठीक है, और इसमें इसी में बर्खास्तगी में ही एक पॉइंट और होता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उस समय स्वतः ही आपकी जो नागरिकता होगी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वंचित रहने द्वारा, मतलब वंचित करने पर, अगर आपको सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाता है तो भी। और फिर है एकल नागरिकता प्रावधान। एकल नागरिकता क्या है, आप लोग जानते ही हैं कि जैसे इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है, और जो कई ऐसे राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका ही है, वहां पर द्वि नागरिकता है, या ब्रिटेन में भी है कि आप ब्रिटेन में अगर नागरिक हैं तो आप किसी और राष्ट्र के नागरिक भी हो सकते हैं पैरेलल फॉर्म पर। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप कहीं और के नागरिक नहीं हो सकते। तो ये कुछ बातें थी नागरिकता के संबंध में। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो मैंने आपको बोला था, किंतु मैंने सिर्फ एक ही अनुच्छेद बता करके आपको बाकी चीजें समझा दी थी। ठीक है, तो मैं एक हल्का सा रैपिड रिवीजन आपको करवा देता हूँ इसका, कि अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि कुछ वैसे व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में आना स्वीकार किया है, दी जाएगी। 7वां जो अनुच्छेद है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्ति जो हैं उनको नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। ये उस समय की बात है जब भारत की स्वतंत्रता हो रही थी, उस समय ये चीजें रखी गई थी। आज ये लागू नहीं होंगी। 8वां है भारतीय मूल के वैसे लोग जो नागरिकता का अधिकार तो रखते हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं, तो वो भी नागरिकता ले सकते हैं। 9वां है जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद 10वां है कि नागरिकता जो है वो कुछ अधिकारों के साथ निरंतर बनी रहेगी। और 11वां, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करवाया जाएगा या फिर नए नए नियम बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं हम मूल अधिकारों पर। देखिए, मूल अधिकारों की बात करें तो भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मैंने कल भी आपको कहा था कि बार बार हम ये पढ़ेंगे कि भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 1 से 4 तक हैं। संघ की बातें उसमें की गई हैं। भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, कैसे कैसे हम भारत के राज्यों का नाम बदल सकते हैं, भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। 5 से 11 अनुच्छेद तक भाग 2 आता है, और भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इसी क्रम में भाग 3 में मूल अधिकारों के संबंध में बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो ये मूल अधिकार हैं, इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है, श्रेणियों में बांटा गया है। तो श्रेणियां क्या क्या है, देखिए। सबसे पहली श्रेणी है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरी श्रेणी, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरी श्रेणी है आपकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथी श्रेणी है आपके लिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। पांचवी श्रेणी है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठी जो श्रेणी है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। तो इस प्रकार से अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकार जो है
श्रेणी के आधार पर तो वो 6 ही हैं, ठीक है। अब उनके अंदर जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें छोटी छोटी जो अलग अलग बातें उसमें रखी गई हैं। जैसे समता के अधिकार की बात करते हैं तो समता क्या होती है, समानता, किस आधार पर समता मिलेगी। तो देखिए पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, कि कानून के दायरे में कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो किसी भी जाति का हो, वो एक समान है। हर किसी के लिए एक समान ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। दूसरा है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये इसमें इम्पोर्टेंट मार्क किया गया है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा भी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई आपको दे रही होगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब आप किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके मूल, उसके वंश, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और यही बात आरटी एक्ट 2009 में भी कही गई है कि आप अगर किसी भी बच्चे को प्रवेश कोई बच्चा प्रवेश लेने के लिए आ रहा है विद्यालय में आपके, तो आप बच्चे के धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते या उसको मना नहीं कर सकते देने के लिए। तो ये बात क्या है, ये पूछा जाता है कि ये अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा एग्जाम में आपके आया है। अस्पृश्यता का अंत तथा उसका आचरण निषिद्ध, कि अगर आप किसी प्रकार के छुआछूत संबंधी जो रीति रिवाज है उनको मान रहे हैं तो ये गलत है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये बात कही गई है। सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त सभी उपाधियों पर रोक, ठीक है। सिवाय लिखा हुआ है, आप अतिरिक्त लिख लीजिएगा इसको। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, आपको डॉक्टरेट मिलेगा, आपको डीलिट मिलेगा, उपाधियां मिलेंगी। मतलब आपको, आप सेना के क्षेत्र में तो आपको उपाधि मिलती है, कैप्टन, ब्रिगेडियर आदि कहा जाता है हिरार्की के लिए। बट और किसी अन्य क्षेत्र में आपको उपाधियां नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये बात इसमें कही जा रही है। इसके बाद सेकंड आते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार पर। आई होप कि बहुत फास्ट नहीं हो रहा होगा, और बहुत स्लो तो हम नहीं कर सकते, डिटेलिंग करने में काफी समय लगता है, उतना समय हमारे पास नहीं है। ये हर वीडियो में आपको मैं कहता रहता हूँ। तो इसीलिए क्योंकि कम समय है और कम समय में हमको कोशिश करनी है कि जितना भी हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारा हम रिविजन कर लें, या नहीं पढ़ा है तो हम कुछ इस तरह से पढ़ लें कि हमको याद हो जाए बस। इसके लिए आपको मैक्सिमम रिविजन करना है। हो सके तो मैक्सिमम टाइम आप ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि इससे आपको लाभ मिल रहा है तो, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक ये है। अब स्वतंत्रता तो कैसी स्वतंत्रता, कैसी फ्रीडम मिलेगी, देखिए 6 अधिकारों की स्वतंत्रता है यहाँ पर। पहला तो है कि बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। दूसरा है सम्मेलन की, आप कहीं भी सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। तीसरा है संघ की, आप कभी भी 4 5 10 लोगों के साथ मिलकर के अपना एक संगठन बना सकते हैं। संचरण की, आप हल्द्वानी से नैनीताल, नैनीताल से अल्मोड़ा, या फिर कहें हल्द्वानी ये उत्तराखंड से यूपी, यूपी से पंजाब जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। निवास, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना निवास बना सकते हैं। फिर है व्यक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत इसमें 6 उपबंध बनाए गए हैं। अब आते हैं हम अनुच्छेद 20 पर। यह भी इंपॉर्टेंट दिया गया है आपको, क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि अगर आपको कोई अपराधी कह रहा है, यानी कि आपको पुलिस पकड़ के ले आती है किसी भी जुर्म के बिना पर, तो आपको ये अधिकार है कि आप क्या करें। पहली बात तो ये कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता आपको सजा नहीं होगी। दूसरी बात कि आपको अपनी जो भी बेगुनाही है, या कहिए कि आपने अपराध नहीं किया है, तो आप अपनी तरफ से वहां पर कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। और यही जो अनुच्छेद है ये आपको ये अधिकार भी देता है कि अगर आपको कोई वकील नहीं होता, आप गरीब हैं, तो सरकार आपके लिए वकील की व्यवस्था करवाएगी, या फिर आप खुद भी
अपना जो मुकदमा है वो लड़ सकते हैं। ऐसी सारी बहुत सारी बातें इसमें रखी गई है। जीवन जीने का अधिकार 21। देखिए अनुच्छेद 21 का नाम सुनते ही आप, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में है, तो आपको अनुच्छेद 21 ए या 21 ए याद आ जाना चाहिए, क्योंकि 21 ए के अंतर्गत, जो कि 2002 में 86th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि 21 ए 2002 एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21 ए शिक्षा का अधिकार संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ 45 यानी 45 और 51 के अंदर 11वां जो कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया था। तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी पेडागोजी वाले पोर्शन में, टीचिंग एप्टीट्यूड जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंदर है। आपको ये अधिकार है कि आप अपने जीवन को बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। ठीक है, जो भी कर सकते हैं करे का मतलब ये नहीं कि आपको भूख लगी है और आपको लग रहा है कि आपको खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, तो आपने बगल में जाकर किसी को मार दिया, है ना, चोरी कर ली उसके वहां, ये चीज नहीं है इसके अंतर्गत। कानूनी दायरे में रहते हुए आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो शिक्षा है, जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, कक्षा 1 से 8 तक की, वो लेने का अधिकार आपको दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो कुछ ऐसे परिस्थितियां जहां पर आपको गिरफ्तारी से रोका जा सकता है, या फिर आप अपनी गिरफ्तारी का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। माना कि आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा, आप इस जुर्म पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है कि आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा है। ठीक है, और तो आपको अधिकार है कि आप पुलिस के उस गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हैं। हाँ, अगर मर्डर का केस लगा है, कोई गंभीर आरोप लगे, फिर तो आपको सहयोग देना पड़ेगा, अदरवाइज छोटे मोटे में आप वहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये अधिकार आपको दिया जा रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरे नंबर पे आता है हमारा। 6 अधिकारों की बात हमने की है, और आज हम इन 6 अधिकारों के साथ अपना जो ये लेक्चर है समाप्त करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है नीति निषेध तत्व, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि डेली के डेली जितना भी डिस्कशन किया जा रहा है, ये सारा काम का है। देखिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये फैक्ट होते हैं, और बस फैक्ट को हम मैक्सिमम रिविजन के साथ ही याद कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं 23 से 24। बलात् श्रम का प्रतिषेध, तो आप किसी भी बच्चे से बिना उसकी अनुमति के कोई कार्य नहीं करवा सकते, ये है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और साथ ही साथ अनुच्छेद 24 ये बात कहता है कि आप बच्चों को कारखानों में किसी प्रकार से कार्य नहीं करा सकते। बच्चों की अनुमति होगी तब भी नहीं करवा सकते आप काम कारखानों में बच्चों से। ठीक है, तो इसके लिए फिर बाद में चाइल्ड लेबर एक्ट भी बनाया गया है। ठीक है, सारे एक्ट वगैरह सब आएंगे आपके, क्योंकि हम जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के अंदर ये सारी बातें आती हैं, हमने सारे कानून नियम वगैरह इसके अंदर तो पढ़ने हैं। फिर आते हैं हम, अच्छा इसको एक बार देख लीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में तो दो चीजें हैं आपकी, दो अनुच्छेद हैं 23 में, कि आप बच्चों से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवा सकते, और दूसरा ये कि आप बच्चों से कारखाने में कभी किसी भी स्थिति में काम नहीं करवा सकते। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में तीन 25, 26, 27, 28 चार आपके ये अनुच्छेद आते हैं। यहाँ पर जो अनुच्छेद 28 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बीएड में पढ़ा होगा और आपने याद भी किया होगा। 28 के अंदर 3 अनुबंध किए गए हैं, आइए देखते हैं। पहले तो 25 देख लें। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, आप उसको कह रहे हैं कि कट्टर है, ये कट्टर हिंदू है, ये कट्टर मुस्लिम है, कट्टर ईसाई है। जो मुस्लिम है वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, हिंदू है दिन रात मतलब पूजा पाठ कर रहा है। क्रिश्चियन है वो दिन भर अपने चर्च में रह करके ईश्वर की पूजा कर रहा है। तो उनको अधिकार दिया है ये संविधान ने। ठीक है, आप उनको किसी प्रकार से वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, या फिर उनको ऐसे काम करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये पूजा करने का, अपने धर्म को मानने का और उसका आचरण करने का अधिकार सबको दिया गया है। इसीलिए देखिए कि हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट जो सेक्टर्स होते हैं, अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में आपका यूनिफॉर्म कोड होता है। अदरवाइज आप कहीं भी, माना आप मार्केट जा रहे हैं, तो आप पूरा गेहुआ वस्त्र पहन के जा सकते हैं। ठीक है, आप
पूरी तरह से जो भी अटायर होता है धार्मिक वो पहन करके जा सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। हाँ, अगर आप सर्विस क्लास हैं और आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर आप शिक्षक हैं तो आप फिर उस केस में वही कोड यूज करेंगे जो आपको बनाया गया है, आपके जो नियम बनाए हैं उनका पालन करेंगे। इसके अलावा विद्यालय के अतिरिक्त आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस केस में आप जो मर्जी वो पहने, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की सुविधा, आप अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्य करवा सकते हैं, इसकी आपको पूरी अनुमति दी जाती है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में सुनता। और क्योंकि कोई भी आप अगर क्या बोलते हैं अपने धार्मिक कार्य करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, तो उसके संबंध में आप से किसी प्रकार का कोई टैक्स या वगैरह कर वगैरह नहीं लिया जाएगा। फिर है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर देखिए 3 अनुच्छेद बनते हैं, इसमें लिखे नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ आपके लिए। अनुच्छेद 28(1) में ये कहा गया है कि किसी भी ऐसे विद्यालय में या ऐसे शिक्षा संस्थान में जो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा हो, जहाँ पर टीचरों की सैलरी भी सरकार दे रही हो, है ना? और जहाँ पर जो विद्यालय है उसकी जो भी टूट-फूट मरम्मत होती है वो सरकार ही करा रही हो, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। दूसरा आता है फिर 28(2) 28(b), उसमें कहा गया है कि ऐसे विद्यालय जो माइनॉरिटी द्वारा चलाए जा रहे हैं और सरकार उसमें आंशिक रूप से वित्तीय सहायता दे रही है, जिसको हम बोलते हैं स्व-वित्त पोषित, ठीक है? तो वहां पर आपको ये स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जो भी धार्मिक कार्य हैं वो हल्का-फुल्का आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट द्वारा आपको पूर्ण रूप से वित्त की सहायता दी जा रही, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। और तीसरे में आता है आपका कि जहाँ पर ये कहा गया है कि अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए अगर किसी भी माइनॉरिटी ने विद्यालय खोला है, तो वहाँ पर वो अपने धार्मिक जो रीति-रिवाज है उनको फॉलो करवा सकता है अपने बच्चों से, लेकिन बिना किसी दबाव के, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है? बच्चा स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार अगर आपकी आज्ञा का पालन करना चाह रहा है, धार्मिक जो भी कार्य आप करवा रहे हो करना चाह रहे हैं तो आप करवाएँगे, अदरवाइज़ आप उससे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो अनुच्छेद 28 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक ये दिए गए हैं। तो देखिए क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति में सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अब उनका संरक्षण करना संघ का ही अधिकार क्षेत्र है या फिर संघ की जिम्मेदारी है। तो संघ ने अल्पसंख्यकों के कल्चर को सेव करने के लिए उनकी भाषा, उनकी लिपि और जो उनका कल्चर है और उनकी संस्कृति है, उसका पूरा कंजर्वेशन करने या फिर उसकी सुरक्षा करने का अधिकार दिया है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 30 भी आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए वो हर एक घटना जो शिक्षा से संबंधित है, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की हो, चाहे वो अर्थशास्त्र की हो, किसी भी विषय की ऐसी घटना जो शिक्षा से संबंधित है, वो आपके एग्जाम के लिए लेक्चरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सामान्य कार्य में भी सामान्यतः आयोग आपसे वो ज्ञान पूछना चाहता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र का कितना ज्ञान है? क्या आपको शिक्षा के लिए बने हुए सारे उपबंध याद हैं? उनकी जानकारी है? क्या आप कल प्रवक्ता बनेंगे तो अपने बच्चों से वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आपके अनुच्छेद हैं या नियम हैं, वो बता पाएँगे उनको, उनको जानकारी दे पाएँगे? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और उसी पॉइंट को आपने अधिक फोकस करना है जो शिक्षा से रिलेट कर रहा है। अनुच्छेद 31 पहले शामिल किया गया था लेकिन फिर इसको हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 31 क्योंकि संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और अब ये कानूनी अधिकार है। मतलब कि अगर आपके यहाँ संपत्ति है तो और आपकी संपत्ति है तो अगर सरकार को आवश्यकता पड़ेगी उसकी तो वो आपसे उसको ले सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, जब भी रोड चौड़ीकरण होता है जिन क्षेत्रों में, तो वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं, जिन्होंने जमीन खरीदी होती है अपने पैसों से, उनका अपना अधिकार होता है, उनको सरकार एक अल्टीमेटम देकर के वो जमीन उनसे ले लेती है और उसके बदले में जो भी सर्कल रेट होता है, सरकारी रेट होता है, उनको दे देती है। उदाहरण के लिए आपने माना
रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन ली हल्द्वानी की मेन रोड के पास, लेकिन उसका सर्किल रेट जो है वो 300 रुपए स्क्वायर फीट था, लेकिन आपने लिए 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब गवर्नमेंट को आपकी वो जमीन चाहिए अपने किसी काम के लिए, तो गवर्नमेंट आपको 300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा पकड़ाएगी और आपसे वो जमीन ले लेगी और आप मना नहीं कर सकते। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 से 35 तक ये अंतिम है हमारा आज का, तो ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकारों का हनन होने पर आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो उसके लिए एक हिरार्की होती है। पहले आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, देन आप हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आपको संविधान ये छूट देता है, ये अधिकार देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। ओके। अब इसके प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण आदि। ठीक है। बस आपको तो इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके आधार पर आप अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में इसे विशेष अधिकार रिट कहा जाता है। अनुच्छेद 33 है फिर आपका, इस भाग मतलब कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आपको यह अधिकार प्राप्त किया जाता है कि अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कुछ जो अधिकार आते हैं उनको संशोधित करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। संसद यानी कि मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन कर सकती है आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन उससे आपका जो बेसिक मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 34 है, सैन्य शासन के दौरान कुछ सीमा तक अधिकारों पर रोक। अगर किसी भी क्षेत्र में आर्मी रूल लगा हुआ है तो वहां पर मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है अपने आप ही। ठीक है, इसे बोलते हैं मार्शल लॉ, राइट। आर्मी रूल, जैसे कश्मीर में आए दिन आप देखते होंगे ना, सैन्य शासन लगते रहता है, तो वहां पर क्या होता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लोगों को बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है, लोगों को आपस में मिलना बंद कर दिया जाता है। तो ये क्या है, कुछ जो अ, आपको अधिकार दिए गए उनको समाप्त कर दिया जाता है उसी समय। अनुच्छेद 35 है फिर आपका अंतिम, मूल अधिकारों की श्रेणी में या भाग 3 का एक अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 35, प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायक विधायन। ठीक है, जो भी प्रावधान आपके हैं उनको किस प्रकार से प्रभावी बनाया सकता है इसके संबंध में यहाँ पर संस्तुति दी गई है। तो देखिए, वैसे तो अनुच्छेद 33, 34, 35 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप पढ़ते भी नहीं होंगे, बट फिर भी इनमें से अनुच्छेद 34 जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ा। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, जिसमें कि भारत एक संघ है और संघ के जो सीमाएं हैं उनका कैसे सीमांकन होगा, कैसे राज्यों का नाम परिवर्तित होगा, कैसे नए राज्यों का निर्माण होगा, ये बातें कही गई हैं। फिर भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जहां पर ये बताया गया है कि किन को नागरिकता मिलेगी और किस आधार पर मिलेगी और किस आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है। फिर भाग 3 हमने पढ़ा, जिसमें मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, जिनमें 6 श्रेणियां बनाई गई हैं और अब आपने ये सारा रिवीजन करना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को कि ये जो आपको आज मैंने पढ़ाया है ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते आ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप बैठते आ रहे हैं, आपको पता है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आप बाय हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके देन, थैंक यू ऑल। आज हम इतना ही करते हैं, कल की क्लास में फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।